नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल है। टीएमसी के खेमे में खलबली मची हुई है। जैसा कि दावा किया जा रहा था कि अब टीएमसी की करारी हार के बाद उनके विधायकों में फूट पड़ सकता है और अब वो देखने को भी मिल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी दावा किया था कि 80 में से 50 विधायक पाला बदल सकते हैं। अब 80 में से आपको दल बदल कानून से बचने के लिए भी आपको 54 विधायकों का साथ चाहिए ताकि आप दल बदल कानून से बच सकते हैं। लेकिन यहां पर अब 58 विधायकों के पाला बदलने की खबर सामने आ रही है और ये 58 विधायक मिलकर के जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऋतव्रत बनर्जी को चुन रहे हैं। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी का यह कहना है कि उनका नेता जो है वो ममता बनर्जी ही है, लेकिन ये कहने वाली सिर्फ बात है, क्योंकि 58 विधायकों को लेकर के अब जो खबर आ रही है इससे कहीं ना कहीं टीएमसी के खेमे में खलबली तो मची हुई है और इसके साथ साथ अब टीएमसी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब असली टीएमसी और नकली टीएमसी का भी दावा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ऋतव्रत बनर्जी के साथ जो 58 विधायक होंगे वो असली टीएमसी होगी। और कुल मिलाकर के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी जो है पार्टी के अंदर जो है कह सकते हैं कि पार्टी के नेता जो है वो खुश नहीं है। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अब आगे होने वाला है। क्या वाकई में टीएमसी जो है असली और नकली, यानी कि ऋतव्रत बनर्जी की टीएमसी ही असली टीएमसी होगी और टीएमसी का भविष्य क्या होगा, ममता बनर्जी इसमें क्या कर सकती हैं और ममता बनर्जी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण जो है वो स्थिति है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, क्या लगता है टीएमसी को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, क्या ये अगला अब महाराष्ट्र वाकई में होने जा रहा है? देखिए नियाज, आपने सही कहा कि टीएमसी के अस्तित्व पे संकट खड़ा हुआ है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ था वही कुछ टीएमसी के साथ होने जा रहा है। और जिस चुनाव आयोग से ममता बनर्जी चुनाव से पहले से लड़ती आ रही हैं, उस पर सवालिया निशान खड़े करते रही हैं, एसआईआर को लेकर के कोर्ट में गई, जिसके बाद जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, उसी अब चुनाव आयोग के पाले में यानी कि ज्ञानेश कुमार के पाले में अब गेंद चली गई है। क्योंकि जिस तरीके से 58 विधायकों ने एक तरीके से पाला बदल लिया और बागी गुट को असली टीएमसी कम से कम विधानसभा में मान्यता दे दी गई, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि टीएमसी पार्टी किसकी तरफ जाएगी ये भी देखने की बात होगी। तो इसका अब फैसला जो है चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग जिसके पाले में फैसला देगा उसकी टीएमसी होगी। और समझिए कि विधानसभा अध्यक्ष तक तो बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में मतलब मान्यता दे दिया है। हाँ। उनको चाबी भी दे दी गई नेता प्रतिपक्ष कुर्सी की, सचेतक या उपनेता जो है उन्होंने बना भी लिया है। लेकिन पार्टी पर कब्जा करने के लिए कम से कम 19 से 20 सांसदों का अपने साथ होना बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं आते तब तक इस पे समझिए कि सस्पेंस बना रहेगा। साथ ही साथ संगठन का भी भरोसा एक तरीके से होना पड़ेगा, संगठन का भी टूटना बहुत जरूरी है। वो बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से पार्षदों ने एक तरीके से बल्क में इस्तीफा दिया था। सांसदों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जल्द ही टूटेंगे जब उन पे एक तरीके से दबाव बढ़ेगा, पेच कसा जाएगा, जब उनको अपने भविष्य की चिंता होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता न्याज, तो सोचिए कि उनके पास तकरीबन 26 से 30 सांसद हैं और वहां पे राज्यसभा को मिलाए तो और संख्या बढ़ जाती है। तो ममता बनर्जी जब एक तरीके से जब धरना देती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, तो वहां पे सांसद भी नदारद थे। जिन सांसदों को उन्होंने फायर ब्रांड चेहरा बनाया था, महुआ मोइत्रा, समझिए साइनी घोष और दूसरे सांसद, वो सब गायब रहे थे। जब अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई थी उस समय कल्याण बनर्जी के अलावा और कोई दूसरा सांसद दिखाई नहीं दिया था। विधायकों की बात करें तो आप ही बता रहे थे किस तरीके से जिस सोनारपुर में उनकी एक तरीके से पिटाई हुई थी, उस सोनारपुर में 35 वार्ड है, जिस 35 वार्डों में तकरीबन टीएमसी का एक क्षेत्र कब्जा है, 35 के 35 पार्षद उनके हैं। तो उनका साथ भी टीएमसी को नहीं मिल रहा है, यानी कि पार्षद भी साथ नहीं निकल पा रहे हैं, जमीन पे नहीं उतर रहे हैं, सांसद भी धरना प्रदर्शन नहीं पहुंच रहे हैं, विधायक तो पहले ही टूट चुके हैं, 58 एक साथ चले गए हैं। और समझिए कि ये पूरा प्रकरण न्याज कैसे शुरू हुआ। आपको यह ध्यान देने बात होगी कि जब चिट्ठी लिखी विधानसभा को शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भवानीपुर में अपनी सीट खाली की थी, जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, तो उन्होंने सीट खाली की थी। इतने बड़े लॉयलिस्ट थे, उनके साथ भी पार्टी के दूसरे नेता नहीं है।
और जब उनको बनाया गया तो समझिए चिट्ठी भेजी गई विधानसभा अध्यक्ष को, किसकी तरफ से? अभिषेक बनर्जी की तरफ से, महासचिव है, अध्यक्ष भेजता है। उसमें जो साइन करवा करके भेजा गया था उसमें उन विधायकों के साइन भी थे जो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। हाँ। तो इसके बाद उन्होंने ही शिकायत की कि हमारे फर्जी सिग्नेचर्स हैं। उसके बाद ये सारा प्रकरण शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के आप ये देखते हैं नियाज कि किस तरीके से पार्टी में फूट पड़ रही है। अब संगठन पे भी कब्जे की बारी है। अब वो तभी होगा जब दूसरे नेता साथ आए, सांसद साथ आए, अब बागी गुट के साथ मिल जाए। बिल्कुल। और ये जो आप सांसदों का जिक्र कर रहे हैं, तो कई सांसद भी नाराज हैं। अभी तो एक मतलब एक की नाराजगी तो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है। काकोली घोष ये खुद भी नाराज हैं और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो शुरुआत ऐसी ही हुई है, जैसा कि आपने भी ये देखा कि पंजाब में भी किस तरीके से राघव चड्ढा को जब हटाया गया, निकाला गया, तो उनके साथ साथ 7 सांसद भी राज्यसभा से चले गए। तो ये सारी चीजें आप ये कह सकते हैं कि अभी शुरुआत हुई है। यानी कि 58 विधायकों ने जो पाला बदला है और ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है और उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पेश कर रहे हैं और उन्हीं को वो मान रहे हैं। तो ये संख्या और भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो दावा किया गया था, जैसा कि मैंने केशव ये कहा कि बहुत पहले सौमित्र खान ने यह दावा किया था कि 85 सांसद, मतलब 80 में से 50 विधायक ही पाला बदल सकते हैं, लेकिन यहां तो संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे खास बात यह है कि 80 में से कम 55, अगर 55 विधायक पाला बदलते हैं तो वो दल बदल कानून से बच सकते हैं। तो यहां पर 58, 60 भी हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को उनसे बड़ा झटका लगा है जिनको ममता बनर्जी अपना मानती थी, जिनको कि लॉयलिस्ट कहती थी एज फार एज वोट बैंक कंसर्न, और जो विधायक को उन्होंने एक तरीके से चेहरा बनाया था। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना के जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स के विधायक हैं, या उस एरिया से जहां पे कि अगर मुस्लिम वोट ना दे तो जीत नहीं सकते, चाहे वो हिंदू विधायक हो चाहे मुस्लिम विधायक हो। तो यहाँ पे हिंदू विधायक तो पाला बदल ही रहे हैं, मुस्लिम विधायक भी पाला बदल रहे हैं। जावेद खान जैसों की बात कर रहा हूँ, अख्तरुल जमा की बात कर रहा हूँ, जिनको कि उपनेता भी बनाया गया, माफ कीजिए सचेतक बनाया गया। तो उन सब ने भी पाला बदल लिया है, जो कि 1998 से करीब वहां पार्टी के साथ है। ये तो हुआ पाला बदलने की, बागी गुट की बात हुई। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने किससे सत्ता छीनी थी नियाज? सीपीएम से, यानी लेफ्ट से सत्ता छीनी थी। और इस बार किससे सत्ता गवाई है? पार्टी किसके हाथों में जा रही है? एक सीपीएम वाला ही है, ऋतव्रत बनर्जी, जो सीपीएम से आया था, राज्यसभा सांसद भी था, यहाँ आया, मतलब टीएमसी में आए और विधायक बने। यानी कि एक सीपीएम को हटा करके सत्ता पाई थी, सीपीएम वाले ही नहीं, एक कॉमरेड ने ही उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। पार्टी भी एक तरीके से कब्जा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है न्याज ये कि जो ये बागी गुट कह रहा है कि ममता बनर्जी हमारी चीफ एडवाइजर हैं, वही अध्यक्ष रहेंगी, क्या ममता बनर्जी इस सिचुएशन में अध्यक्ष रहना पसंद करेंगी? क्या अभिषेक बनर्जी के जो अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है कि हम किसी भी, जो ममता बनर्जी कहती थी कि राहुल गांधी को हम इंडिया ब्लॉक नहीं चलाने देंगे, नीतीश कुमार नहीं करेंगे, तो क्या अभिषेक बनर्जी के रहते पार्टी, अगर ये ऐसा होता है, क्योंकि ये जो है ऋतव्रत बनर्जी, ये लोग, इनके साथ जो विधायक हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और कौन उनके साथ होगा, और असली टीएमसी कौन होगी और नकली टीएमसी कौन होगी। ऐसे में अगर ममता बनर्जी अध्यक्ष पद पर भी बने रहती हैं तो उनकी ताकत जो है वो जग जाहिर तौर पर कम हो जाएगी, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है न्याज। क्योंकि इसमें कुछ भी लाग लपेट, कुछ संशय की स्थिति नहीं है। मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि ये ऋतव्रत बनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी लीडर है, चीफ एडवाइजर है, वही अध्यक्ष है, ठीक है। अब बताइए कि उसी पीसी में अभिषेक बनर्जी को बार बार चोर कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? ऋतव्रत बनर्जी, कि चोर चोर है, चोर की पिटाई हुई, कोई बाहर बचाने नहीं आया। तो जब ममता बनर्जी के भतीजे को चोर कह रहे हो, उसकी पिटाई को जस्टिफाई कर रहे हो, और जनता में जो गुस्सा है उसको जस्टिफाई कर रहे हो एज ए टीएमसी विधायक, और कह रहे हो उनकी, मतलब समझिए कि जो आंटी हैं उनको कह रहे हो कि हम हमारे अध्यक्ष रहो, जिसको की चाह रही ममता बनर्जी की सक्सेसर बनाए, उनको अध्यक्ष बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, तो क्या ममता बनर्जी करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी में भी अब कौन नेतृत्व करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तो अब रिटायर होने के कगार पर हैं, उनकी ज्यादा उम्र भी हो गई है। तो अब टीएमसी
क्या टीएमसी पर कब्जा किसका होगा, किसकी चलेगी, किसका नेतृत्व? नियाज यहाँ पे जो हम लोग महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं ना, शिवसेना थोड़ी बहुत भी अगर बची रही तो उसका बड़ी वजह थी बाला साहब ठाकरे और विचारधारा, कैडर। जिस कैडर की बनिस्बत समझिए कि या बदौलत जो है बीएमसी पे कब्जा रहा, सत्ता संभाली और इतने साल से मुंबई पे कब्जा रहा। लेकिन टीएमसी किस तरीके से सत्ता चलाएगी जिसके पास अपनी विचारधारा नहीं है, कोई कैडर नहीं है। कैडर था जो हमें लगता था, जो आडंबर दिखाया गया था, जो एफआईआर भेजा जाता था, नोटिस भेजा जाता था कोलकाता पुलिस के माध्यम से कि आप आलोचना नहीं कर सकते, कार्टून नहीं बना सकते। ये बताइए कि उस पार्टी का अपना कैडर क्या है, कौन सी विचारधारा है? लेफ्ट वाला जो है शिफ्ट, कांग्रेस वाला लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, लेफ्ट वाला टीएमसी में शिफ्ट हुआ, टीएमसी जब सत्ता में आई तो लेफ्ट वाला जो बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। अब टीएमसी वाले चाह रहे हैं कि बीजेपी में शिफ्ट हो जाए। ये पश्चिम बंगाल राजनीति है। तो ममता बनर्जी की अपनी आइडियोलॉजी कौन सी है, अपनी विचारधारा कौन सी है? कैडर तो है नहीं, संगठन है। संगठन आपको पता है, नेता तो आपको पता है कि सत्ता के साथ चिपके रहते हैं। जब विपक्ष में चले जाते हैं तो उन पर टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको विपक्ष में रहते हुए पार्टी कुछ ऑफर नहीं कर सकती। जो कांग्रेस क्राइसिस से जूझ रही ना, यही क्राइसिस से बीजेपी का भी जूझ रही थी कि कांग्रेस में लोग जाना पसंद करते थे। तो जब कैडर नहीं है, बीजेपी इसलिए बची रही क्योंकि उसके पास एक संघ तो था। अब कुल मिलाकर के केशव ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के पास एक जो डूबते को तिनके का सहारा, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का ही yes. सहारा होगा। और जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को मुंह नहीं लगाती थी और गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के जब बातचीत नहीं होती थी, मतलब वो जो है मतलब हमेशा से ये देखा गया है चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन जो है वो कभी हमेशा से वो नीचे ही रहा है ममता बनर्जी के मुकाबले। लेकिन अब ये इसमें चलते चलते हम भी ये भी बात कर लें कि ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा किसी का अपमान किया है ना, वो थे अधीर रंजन चौधरी। वो एक कैडर वाला नेता था, एक जमीनी नेता था, और समझिए कि जिसमें दमखम था ममता बनर्जी को चुनौती देने का, उसने दिया भी। लगातार ममता बनर्जी के उभार उरूज के समय में भी उसने जीत दर्ज की थी। लेकिन जब क्या होता है कि जब आप बाहर से एक मुस्लिम को लाते हैं, पार्टी को बैकफुट पे धकेल लेते हैं कांग्रेस को कि नहीं यहाँ पे सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, 2 ही सीट देंगे, लेना है तो लो नहीं जाओ। तो उस नेता को भी कांग्रेस ने साइड किया था, किसके लिए? ममता बनर्जी के लिए। आज ममता बनर्जी को जब राहुल गांधी फोन करते हैं कि हम अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाएंगे, तो आपको खुशी से फूले नहीं समाते हैं। तो क्या जिसको मुंह नहीं लगाते थे अब उसको सर माथे बिठाएंगे? ये देखने की बात होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था किस तरीके से कांग्रेसी जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि अगर टीएमसी समाप्त होती है तो वहां कांग्रेस के लिए एक नेशनल पार्टी के रूप में वहां पर जगह बनेगा। क्योंकि आपने यूपी में देखा है आज किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का अल्टरनेटिव जो है कांग्रेस बनकर उभरी थी, और दलित वोटों का जो शिफ्टिंग हुआ था सपा में वो कांग्रेस की वजह से हुआ था। वरना आप मायावती के वोट सपा में आप शिफ्ट होते नहीं देखते हैं, यादवों की वजह से। बिल्कुल। तो अब क्या होने वाला है बंगाल में, क्योंकि जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि 80 में से 58 विधायकों ने पाला बदल लिया है और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऋतव्रत बनर्जी को चुना है। अब यहां पर ममता बनर्जी का क्या होगा, ममता बनर्जी के अब राजनीतिक अस्तित्व का क्या होगा, उनके उस प्रभुत्व का क्या होगा जो पार्टी पर उनकी हमेशा से चलती थी, पार्टी में उनका ही सिक्का चलता था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।